जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कासिम अली शाह। आप मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स, मेरे टीवी प्रोग्राम्स, मेरी शॉर्ट वीडियोस, इन सब चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। आप में से कई सुनने वाले मेरे शागिर्द होंगे। अल्लाह ने मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका दिया, प्रोफेशनल्स को पढ़ाने का मौका दिया। पाकिस्तान के हर इदारे, मैं अक्सर एक लंबी लिस्ट मेरे प्रोफाइल के साथ जुड़ती है जहाँ मुझे पढ़ाने का मौका मिला। तो मेरे शागिर्द, मेरे दोस्त, मोहब्बत करने वाले, फॉलोअर्स और सब जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, एक बड़े संजीदा मौजू पे मैं आज बात करने लगा हूँ। आप क्योंकि इससे पहले मेरी मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशन भी बिलखसूस एथिक्स की और सोसाइटी को बेहतर बनाने की, वैल्यू ऐड करने की, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की, इस तरह की वीडियोस आप सुन चुके हैं। लेकिन जिस तरह के मुल्क के हालात चल रहे हैं, मैं बड़ी एक हिम्मत के साथ, हिम्मत को समझ लीजिए इकट्ठा करके आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ। और ये सब के सब हालात जिस तरफ जा रहे हैं, और अल्लाह ना करें ये जिस क्राइसिस की तरफ एक इंडिकेशन कर रहे हैं, हमें हालात की नज़ाकत को देखते हुए एक अच्छे नब्ज़ शनास की तरह मुस्तकबिल को भी प्रेडिक्ट करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता ये क्राइसिस और बड़ा ना हो जाए। पहले क्राइसिस है और ये क्राइसिस का साइज़ अगर बड़ा हो गया तो खुदा ना खास्ता हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले वाज़ह करता चाहूँ कि ये मेरा जो मैसेज है और ये मेरी वीडियो है, ये किसी पार्टी को सामने रख के नहीं है, ये मुल्क को सामने रख के है। मुल्क बहुत कीमती है और ये मुल्क जो है वो हमने लाखों जानें दे के हासिल किया है। आप में से किसी की फैमिली अगर बड़े बूढ़े माइग्रेट करके आए हैं और उन्होंने हिजरत की थी, आज़ादी हासिल करने के लिए पाकिस्तान की तरफ रुख किया था, आप कभी अहवाल सुनिए अपने बड़े बूढ़ों का। मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जब वो तज़किरा करते हैं कि किस तरह से वो कसूर के बॉर्डर पे पहुँचे, किस तरह से वो चुंडा के बॉर्डर पे पहुँचे, किस तरह से वो खानेवाल के पास किसी बॉर्डर पे पहुँचे, किस तरह से वो उकाड़ा पहुँचे। यकीन कीजिए वो अपने बड़े बूढ़ों के वो वाक़यात और वो जो दर्द की दास्तानें हैं, ये कितनी जानें चली गई और कितनी इज़्ज़तें जो उनसी हैं वो पामाल हुई। कुएँ जो थे उसमें से लाशें निकल रही थीं, पानी नहीं निकल रहा था। और आज भी आप आज़ादी की वो सारी तस्वीरें निकाल के देखिए, गूगल पे, यूट्यूब पे सब जगह पड़ी हुई हैं कि किस तरह लाशों को गिद्दें नोच रही हैं और ट्रेनों के ऊपर लाशों के ढेर हैं। किस तरह से आज़ादी हमें मिली, कितनी बड़ी प्राइस पे करके हमने मुल्क को बचाया। एक शख्स जिसने एक कौन ख़रीदी होती है 40, 50, 60 रुपए की, वो खुदा न खास्ता नीचे गिरे तो वो 60, 70 रुपए के नुकसान की वजह से पशेमान होता है और कहता है कि जी मेरा नुकसान हो गया। 60, 70 रुपए। अगर आपने एक मुल्क हासिल किया और ये मुल्क आपने लाखों जाने गवा के, हिजरत करके, अपने घर बार को छोड़ के, इतनी बड़ी प्राइस पे करके आपने मुल्क हासिल किया और फिर इस मुल्क को स्टेबल रखने के लिए, इस मुल्क के बका को कायम रखने के लिए आपने 4 जंगें भुगती हैं। आपको 1948 में एक जंग का सामना करना पड़ा, आपको 1965 में जंग का सामना करना पड़ा, 1971 में आपके कितने सिपाही जो थे, हज़ारों लाखों सिपाही वो कैदी बन गए। उसके बाद कारगिल की जंग आपको लड़नी पड़ी। उसके बाद एक बड़ी जंग जो कि शायद अभी तक किसी न किसी शक्ल में चल रही है, वो दहशतगर्दी की जंग है। पाकिस्तान को नैरेटिव्स की जंग भी लड़नी पड़ रही है। 5th जनरेशन वॉर का भी सामना है। इंटरनल मसाइल इतने ज़्यादा हैं, एक्सटर्नल मसाइल इतने ज़्यादा हैं। मैं खुद किसी ज़माने में बलूचिस्तान जाता रहूँ, FC के साथ, फ़ौज के साथ मिल के, यूथ के साथ बातचीत करता रहूँ, नैरेटिव्स क्लियर करता रहूँ, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान का मकसद क्या है और पाकिस्तान का बका कितना ज़रूरी है, इन मौज़ूआत पर बातचीत करता रहा हूँ। ये सब चीज़ें बताने का आपको मकसद ये है कि मुल्क बड़ा ज़रूरी है। ये मुल्क है तो ये सारी सियासी जमातें हैं, ये मुल्क है तो ये सारे इदारे हैं, ये मुल्क है तो आप और मैं आज़ादी का सांस ले रहे हैं। आप यकीन कीजिए, मैं चंद दिन पहले इराक़ गया हुआ था और इराक़ आप जानते हैं उसने जंगें भुगती हैं और वहाँ अमेरिका का कब्ज़ा रहा है। जो हालत इराक़ की थी, जिस तरह से वो खंडर बना हुआ था, जिस तरह से कूड़े के ढेर मैंने देखे हैं और जिस यानी लेवल की गुर्बत और जिस किस्म के मसाइल मैंने मुल्क में देखे हैं और उनकी करेंसी की हालत क्या है, वो किस कदर पसमानदा हो चुके हैं, वो कितने 100 साल पीछे जा चुके हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम यहाँ खड़े होकर दावे कर सकते हैं कि जी हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। हकीकत में जिन ममालिक ने ये प्राइस पे की है या जो इस कह लीजिए गर्दाब का शिकार हुए हैं, वहाँ पर ज़िंदगी और लोग, कौम कितनी पीछे चले गई आप सोच नहीं सकते। मेरी आप सबसे इल्तमास है, सारी सियासी जमातें बड़ी अहम होंगी, आपकी सियासी वाबस्तगियाँ बड़ी अहम होंगी। खुदारा ये ज़रूर याद रखिएगा कि इस मुल्क का अमन, ये मुल्क बड़ा ज़रूरी है। ये मुल्क कायम है, छत कायम है तो हम सब के सब आराम से बैठे हुए हैं। अगर मुल्क नहीं है, ये मकान नहीं है तो मकीन कहाँ पर जाएंगे। घर कायम है तो घर वाले उसमें रह सकते हैं। अगर घर ही नहीं है
तो फिर आपका दुश्मन भी सर उठाए बैठा है, वो भी तैयार बैठा हुआ है, आपके हर बॉर्डर पे एक महाज है। आप अंदरूनी सियासी जंगें देख लीजिए, इंतशार देख लीजिए। बड़े मैं दुख के साथ आपको कह रहा हूँ, ये 2 दिन पहले मस्जिद नबी वाला वाक़या हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकता मैं अपने इस वक्त किस तरह से अपने जज्बात कंट्रोल किए बैठा हूँ। लाख कोई दलीलें देता रही, ठीक था, मेरा दिल रोया है। एक ऐसा नाम जिसको हम हमेशा अदब से ऐसे चूम के आंखों के साथ लगाते रहे यार, सारी ज़िंदगी हम इश्क़ रसूल का दावा करते रहे। एक ऐसा नाम जिसके लिए दुआएं मांगते हैं हम कि जब दुनिया से जाएंगे तो ये कलमा हमें नसीब हो जाए, वो उनका चेहरा मुबारक हमें नज़र आ जाए। ये दुआएं मांग मांग के हमने सारी ज़िंदगी गुजारी है। उस मस्जिद नबी जिसके लिए हम सारी नातें लिख देते हैं, हम सारी दुआएं लिख देते हैं, उस मस्जिद नबी में आपने क्या गुस्ताखियाँ कर दी हैं, आपने क्या नारे लगा दिए हैं, आपने क्या बातें कर दी हैं। वो ज़ाते ग्रामी जो सरापा माफ़ी थी, वो ज़ाते ग्रामी जो इसार, जिनकी सखावत, जिनका सब्र, जिनकी बुर्दबारी, जिनकी दानिशमंदी, जिनकी अकल, सारी दुनिया की अकल आपके कदमों पे निसार है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी, जिस ज़ाते ग्रामी ने अपने ज़ाती दुश्मनों को माफ़ कर दिया। आप जाके तारीख़ इस्लाम निकाल के देख लीजिए, ये किस शिद्दत की तरफ हम चले गए। मैं सख्त मजम्मत करता हूँ इन सब एक्टिविटीज़ की, ये सरासर गलत है। ये कोई सियासत नहीं है, सियासत तो हुस्न होता है। सियासत वोट डालना, सेलेक्ट करना, मुंतखब करना, ये तो एक ब्यूटी ऑफ स्टेट होती है। तो खुदारा अपनी सियासी वाबस्तगियों को इतना ना बढ़ने दीजिए कि वो सियासी वाबस्तगी इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें, इस मुल्क के निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दें। सबसे सुप्रीम जो है, देखिए अल्लाह की ज़ात है। उसके बाद एक स्टेट को चलाने के लिए कवानीन चाहिए। वो कानून जो होता है वो सर आँखों पे होता है। हम सब का लीडर जिनकी तस्वीर जो है वो हर दफ्तर में लगी हुई है, पाकिस्तान के हर ब्यूरोक्रेट के दफ्तर में लगी हुई है, हर जज के दफ्तर में लगी हुई है, हर जर्नैल के दफ्तर में लगी हुई है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाब जो बाबाए कौम है, जिनका नामी जो हम अदब से लेते हैं कि उन्होंने हमें मुल्क बना के दिया था, उन्होंने कवानीन की पासदारी की, उन्होंने रूल्स को फॉलो किया। वो वाहिद हिस्ट्री का लीडर है जो जेल नहीं गया, वाहिद हिस्ट्री का लीडर है जिसने वायलेशन नहीं की, एक वाहिद हिस्ट्री का लीडर है जिसने अंग्रेज़ों से, बरतानिया वालों से, ब्रिटेन से उनकी ज़ुबान में बात करके, मॉडर्न लिबास के साथ बात करके, कानून की पासदारी करते हुए उन्होंने मुल्क हासिल करके दे दिया, आज़ाद मुल्क हमें बना के दे दिया। और एक ऐसे शख्स को हम अपना लीडर मानते हैं जो बायस नहीं था, जो कहता था सियासी वाबस्तगियाँ छोटी हैं, मुल्क सबसे ऊपर है, जो कहता था कि सबसे पहले आपका अपना मुस्तकबिल है, आप मुल्क का मुस्तकबिल है। आप 1948 का उनका बयान जो है, जो बड़ा मारूफ और फेमस बयान है और वीडियोज़ उसकी वायरल होती हैं, वो ज़रा सुन लीजिएगा। वो बयान मेरे पास इस वक्त लकीली मौजूद है, वो ज़रा बयान सुन लीजिए पहले। मेरे नौजवान दोस्तों और वो तालिबे इल्म जो यहाँ मौजूद है, मैं आपको एक ऐसे फ़र्द की निस्बत से बताना चाहता हूँ जो कि आपसे प्यार और मोहब्बत का रिश्ता रखता है, कि जिसने गुज़श्ता 10 साल वफ़ादारी और ईमानदारी से आपकी खिदमत की। मैं आपको तंबीह करना चाहता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी गलती ये होगी कि अगर आप एक या दूसरी सियासी जमात के इमाम पर अपना इस्तेहसाल नहीं देते। आपका असल पेशा खुद से, अपने वालिदैन से, अपने मुल्क से इंसाफ रवा रखना और तमाम तर तवज्जो अपनी पढ़ाई पर मरकूज रखना है। अब आप ये बयान सुनने के बाद अंदाज़ा लगाइए कि जिसने मुल्क बनाया था उसके नैरेटिव्स क्या थे, उसकी सोच क्या थी। आप कभी इकबाल के अफकार को पढ़िएगा, उसने किस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। इकबाल ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा, हम किस तरफ चल पड़े हैं। ये जितनी हम शिद्दत पसंदी दिखा रहे हैं और जितना दुनिया में हमारी वो जगहंसाई हो रही है, हमारा मजाक उड़ रहा है, हमारे बारे में बातें कर रहे हैं लोग, और हमारा दुश्मन देखिएगा इससे कितना खुश हो रहा होगा कि कितना सियासी इंतशार और किस किस्म की शिद्दत हम इख्तियार करने लग पड़े हैं। मैं आपसे एक ज़िंदगी का एक वाक़या छोटा सा कोट करना चाहूँगा। मैं एक जगह पे रहता था और सामने वाला जो घर था उसकी को कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो मैंने एक शाम में देखा कि एक जो मज़दूर है वो बेचारा बड़ा एक तकलीफ़ में, बड़े कर्ब में, बड़े दुख में वहाँ पर बैठा हुआ है। शाम का वक्त था, मैं उसके पास चला गया, उससे बातचीत शुरू कर दी। तो उसने कहा कि जी मेरी मज़दूरी मुझे नहीं मिली। ये जो हमारा ठेकेदार है और जो हमारा मालिक है, उसने कहा है कि जो घर बनवा रहा है उसने मुझे पैसे नहीं दिए और उसने मुझे पैसे नहीं दिए। इस तरह करते करते उस बेचारे गरीब बंदे के पास उसका मुआवजा नहीं पहुंचा। आप ज़रा इस तनाजुर में ज़रा सोचिएगा कि एक सिपाही
जो बॉर्डर पे खड़ा है, उसका मुआवजा उसकी तनख्वाह नहीं है, उसका मुआवजा एक्नॉलेजमेंट है। और उसका मुआवजा आपका एडमिट करना है कि वो मुल्क के बका के लिए वो वेपन लेके, गन लेके बॉर्डर पे खड़ा है। उसका मुआवजा अल्लाह की रज़ा है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा है, खुदा की कसम। उसका कभी जाके इंटरव्यू लीजिए। मैं फ़िज़िकली जाके इन जगहों पे, बॉर्डर पे, मुख्तलिफ़ जगह पे मैंने इंटरव्यू किए हैं, बातचीत की है सिपाहियों से, खुद ट्रैवल करके देखा, लाइफ रिस्क पे, मुश्किल में डाल के अपनी ज़िंदगी जगह जगह ट्रैवल करके देखा है। मैं बड़े वसूख से आपको कह सकता हूँ कि एक सिपाही जो है, उसका पैशन, वो उसकी जॉब होती है, वो पैशन की वजह से जॉब कर रहा होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मुझे बताइए, इतनी जॉब्स हम सब कर रहे होते हैं, हम में से किसी की जो जॉब है वो गोली खाना नहीं हो सकता। हम में से किसी की जॉब जो है वो नहीं अफोर्ड करेगा कि तनख्वाह मिले और बच्चे उसके यतीम हो जाए। वो कभी अफोर्ड नहीं करेगा कि उसे तनख्वाह मिले और उसकी माँ जो है वो सारी ज़िंदगी उसकी कब्र पे आके रोती रहे कि मेरा बेटा शहीद हो गया। ये वाहिद एक मिलिट्री की जॉब है जिसके बारे में हमेशा मैं कहता हूँ कि गूगल पे भी सर्च किया जाए तो दुनिया की सबसे जो मुश्किल जॉब्स हैं वो मिलिट्री की जॉब्स मिलती हैं। ये अपनी जानें दे रहे होते हैं, ये कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। एक स्टेटमेंट गलत आती है किसी पॉलिटिशियन की, यकीन कीजिए, फ़ौज के ख़िलाफ़, मिलिट्री के ख़िलाफ़, ज़रा सोचिए कि वो मोर्चों पे जो बैठे हुए हैं, जो बॉर्डर्स पे बैठे हैं, जो मुल्क के बका को मुमकिन बना रहे हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। एक दिन का मुआवजा ना मिले तो मज़दूर की हालत क्या होती है। और आप जब आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, आप इस इदारे की जो एक ताकत और इख्तियार है जिसकी वजह से मुल्क कायम है, खुदारा उसे डिनाई ना करें और अपनी सियासी वाबस्तगियों को सियासी वाबस्तगियाँ रखिए। उसको खुदा के लिए उसको इस शिद्दत पसंदी पे ना ले जाइए। वो आपके सारे लीडर्स, मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूँ, मैं भी वोटर हूँ और किसी पार्टी को मैंने भी वोट दिया होगा, मैं बड़े वसूख से आपको बात कह रहा हूँ, ये सब के सब लीडर जो हैं, ये इनमें अच्छाइयाँ भी हैं, इनमें बुराइयाँ भी हैं। ये ऊपर से उतरे हुए उतार नहीं है, ये कोई अल्लाह नाउज़ बिल्ला, ये कोई वक्त के वलीउल्लाह नहीं है, ये इंसान है। हमें इन्हें लीडर समझ के फॉलो करना चाहिए, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, या ऐसा फॉलो नहीं करना चाहिए कि इनको फॉलो करते करते हम अपने मुल्क का ही नुकसान कर बैठें या हम मुल्क को डिवाइड कर दें और मुल्क में तकसीम हो जाए। अगर मुल्क तकसीम हो जाता है आपका, जिस तरफ आप जा रहे हैं, तो देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो खुदारा ये मेरी इस रिक्वेस्ट को ज़रूर समझिएगा, मेरे इस दर्द दिल को समझिएगा। मैं दिल से बताऊँ, मैं खून के आंसू 3-4 दिन से रो रहा हूँ, ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ, और आपको बड़े ही एक वसूख से कह रहा हूँ, खुदा के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को देखिए और अपने मुस्तकबिल को देखिए, इस कौम के मुस्तकबिल को देखिए। और ये एक प्रोसेस है, इसमें यकीनन डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी कंट्री है, इदारे हैं, कानून है, जब कानून मौजूद है जिसके ज़रिए हम टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, मैं आपको बड़े एक वसूख और यकीन के साथ ये भी कहूँ, इतना भी गया गुजरा कानून नहीं है, इतना भी गया गुजरा माजरत के साथ आइन नहीं है। इसमें 100% कैपेसिटी है कि जिसके ज़रिए हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। और देखिए, आप लीडर बनिए, आप सब, हम सब अपना रोल प्ले करना शुरू करें। जो हम कर सकते हैं वो तो करें। हम यार अपनी जॉब ठीक करें, टैक्स देने वाले को टैक्स देना चाहिए, जो हमारी असाइनमेंट्स हैं हम वो ठीक ना करें और नारे लगाएं सिर्फ और सिर्फ, और हम दावेदार हो जाएं कि मुल्क हम संभाल सकते हैं। खुदा के लिए अपनी असाइनमेंट ठीक करना शुरू करें और जो इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, खुदारा उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, क्रिटिसाइज ना कीजिए। ये ना हो आपका बयानिया, आपकी एक पोस्ट अगर मुल्क के दुश्मन को खुशी देती है तो फिर आपने भी एक दुश्मन का रोल प्ले कर दिया। खुदारा इस मुल्क के हमदर्द बनना है तो इदारों की सलामती और इदारों की रिस्पेक्ट, और सबसे बढ़ के देखिए, इस 70-74 साल की तारीख में कई कैरेक्टर्स गलत आए होंगे, हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन आप किसी एक इदारे को मुकम्मल गलत नहीं कह सकते। तो खुदारा इदारों का एहतराम कीजिए। अल्लाह मेरे मुल्क को शाद आबाद रखे, अल्लाह इस कौम को शाद आबाद रखे और इस मुश्किल क्राइसिस से इस मुल्क को निकाले। ये मुल्क जो है वो खैर की तरफ और तरक्की की तरफ जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।